दोस्तों, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो मुस्लिम दुनिया की राजनीति और मुस्लिम दुनिया के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं और मुस्लिम दुनिया में आजकल क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड भी अपडेट रहते हैं और हमेशा इससे जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोगों को भी कभी न कभी इन तमाम मुस्लिम देशों से जुड़ी एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ और परेशान ज़रूर किया होगा, और वो चीज़ है इन तमाम देशों के फ्लैग्स यानी कि इन तमाम देशों के झंडे। हाँ दोस्तों, अक्सर जब भी हम लोग इन तमाम मुस्लिम देशों के झंडे देखते हैं तो हमको देखने में सारे के सारे एक से ही नज़र आते हैं। ख़ास तौर से इन 9-10 देशों के झंडे देखकर तो आपको बिल्कुल फ़र्क ही मालूम नहीं होगा। हाँ दोस्तों, जब कभी भी हम लोग इन तमाम मुस्लिम देशों के झंडे एक साथ देखते हैं तो हमको ये सारे के सारे झंडे सिमिलर नज़र आते हैं, और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों के झंडे सेम ही हैं। उन झंडों में एक छोटा सा फ़र्क कर दिया जाता है और फिर उस फ़र्क के साथ ही उस झंडे को एक नए देश का झंडा बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस फ़ोटो को ही देख लीजिए। इसमें आप लोगों को इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, फ़िलिस्तीन, सूडान, सीरिया, UAE और यमन जैसे देशों के झंडे नजर आ रहे हैं, जो यकीनी तौर पर देखने वाले इंसान को पहली नज़र में बिल्कुल सेम ही नजर आते हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर क्या वजह है कि इन सारे ही मुस्लिम देशों ने एक से ही झंडों को अपना रखा है? ये देश भी तो दुनिया के बाकी देशों की तरह किसी यूनिक डिज़ाइन वाले झंडे को अपना सकते थे, जिसकी मदद से हर इंसान इनके झंडे को पहली नज़र में ही पहचान सके, मगर फिर भी आखिर इन लोगों ने एक से ही झंडों को क्यों अपना रखा है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमको आज से लगभग 100 साल पीछे जाना पड़ेगा कि जब 20वीं सदी के शुरू में इस पूरी मुस्लिम दुनिया के इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिस विश्व युद्ध में सल्तनत उस्मानिया की बुरी तरह से हार हुई, और इस हार की वजह से ही सल्तनत उस्मानिया हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। न सिर्फ सल्तनत ख़त्म हुई बल्कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमेशा हमेशा के लिए बट कर रह गई। वैसे तो इस जंग में सल्तनत उस्मानिया के हार जाने के पीछे कई वजह थी, मगर जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो दरअसल खुद सल्तनत उस्मानिया के अंदर ही अरब लोगों की तरफ से बड़ी बड़ी बगावतों का होना था। वो बगावत के जो अरब के कुछ लोगों ने उस दौर में अंग्रेज़ों की मदद के साथ की थी। दरअसल दोस्तों, उस दौर में बगावत करने वाले अरबी लोगों का ये मानना था कि क्योंकि हम लोग अरब हैं, आला नस्ल के हैं, और जो सल्तनत उस्मानिया है वो तुर्क है यानी कि गैर अरबी है, तो एक गैर अरबी अरब इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकता है। और इसी थॉट और इसी नज़रिए के साथ उन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अपनी इस मुहिम यानी अपने इस मूवमेंट को शुरू किया। मगर जाहिर है दोस्तों, दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह और दुनिया की दूसरी फौजों की तरह इन लोगों को भी अब अपनी इस बगावत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए एक झंडे की ज़रूरत थी, जो झंडा न सिर्फ इनके पूरे ही अरब के इलाके को रिप्रेजेंट करता हो, बल्कि जिस झंडे की मदद से ये लोग अरब में रहने वाले आम लोगों के दिलों में देशभक्ति भी पैदा कर सकें। लिहाजा इसी मकसद के तहत सन 1917 में पहली बार ये झंडा वजूद में आया। हाँ दोस्तों, यही झंडा कि जिसको इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यही वो झंडा है कि जिससे बाद में इंस्पायर होकर यानी कि जिससे प्रभावित होकर दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों ने और ख़ास तौर से दुनिया के बाकी अरब देशों ने अपने अपने देशों के झंडे बनाना शुरू कर दिए। लिहाजा इसी मकसद के तहत सन 1917 में पहली बार एक झंडा तैयार किया गया, जिस झंडे में 4 कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर ब्लैक था, फिर ग्रीन, फिर वाइट, और इसके साथ साथ रेड कलर भी नज़र आ रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस झंडे को डिज़ाइन करने वाला इंसान भी कोई अरबी या फिर मुसलमान नहीं था, बल्कि उन्हीं अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ था कि जो उस दौर में अरब लोगों की सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद कर रहे थे। इस झंडे को डिज़ाइन करने वाले इंसान का नाम था मार्क साइकस, जो दरअसल उस दौर में एक मशहूर ब्रिटिश डिप्लोमेट हुआ करता था। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंगों में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए इस झंडे को फ्लैग ऑफ द अरब रिवोल्ट या फिर फ्लैग ऑफ द हिजाज के नाम से जाना जाता है। बात कर लें अब अगर डिज़ाइन के बारे में, तो ज़्यादातर अरबी लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये सारे कलर्स एक 14वीं सदी के जो मशहूर इराकी शायर हुआ करते थे यानी कि सफ़ीउद्दीन, उनकी नज़म से लिए गए हैं। उन्होंने अपने एक शेर में कहा था कि वाइट यानी कि सफ़ेद हमारे अमल हैं यानी कि हमारा आमाल है, और इसके अलावा ब्लैक यानी कि काला कलर हमारी जंगें हैं, ग्रीन यानी कि हरा हमारा मैदान है, और इसके अलावा रेड यानी कि लाल हमारी तलवारें हैं। तो इसीलिए अरबों के मुताबिक इस शेर को देखते हुए इनके इस झंडे में इन सारे कलर्स को शामिल किया गया था। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि 1916 और 17 के दौर में बनाए गए इस झंडे के जितने भी कलर्स हैं वो सारे ही कलर्स मुस्लिम दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों की याद दिलाते हैं।
مثال کے طور پر وائٹ یعنی کہ سفید کلر سلطنت بنو امیہ کی پہچان مانا جاتا ہے، جبکہ بلیک کو سلطنت بنو عباس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین کو فاطمی سلطنت کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے، اور رہا سوال ریڈ کا تو اس کو عرب کے علاقے کی ایک لوکل سلطنت یعنی کہ ہاشمی سلطنت کی پہچان مانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی سلطنت تھی کہ جو فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کی ہی طرف سے لڑی تھی، مگر بعد میں خود اس کے ہی اپنے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اور آج کے دور میں صرف اور صرف جارڈن کے علاقے میں ہی ان کے خاندان کی حکومت قائم ہے۔ اب کیونکہ دوستو سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انگریز لوگ عربوں سے کیا ہوا وہ وعدہ بھی توڑ چکے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد شریف مکہ کو ایک ایسی سلطنت قائم کر کے دی جائے گی جس میں آج کے دور کے سارے عرب دیش شامل ہوں گے۔ لہٰذا اب جیسے تیسے سارے عرب دیشوں نے آپس میں ٹوٹنا شروع کیا اور بڑے اسٹرگل کے ساتھ اپنی اپنی آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے نئے نئے عرب دیش بنتے گئے، ویسے ویسے ان لوگوں نے اپنا ایک جھنڈا بھی بنانا شروع کر دیا، تو زیادہ تر عرب دیشوں نے اس دور میں اسی جھنڈے کو ہی اپنانا بہتر سمجھا کہ جو جھنڈا کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ یہ جھنڈا اس دور میں ان لوگوں کی پین عرب آئیڈیولوجی کو دکھاتا تھا، یعنی یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس دیش کے لیے اپنی نسل کے لوگوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب سارے ہی دیش ایک ہی تو جھنڈا نہیں رکھ سکتے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے جھنڈا تو وہی اپنایا مگر اس میں تھوڑا تھوڑا فرق کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ سارے ہی جھنڈے اسی 1916 اور 17 والے جھنڈے سے بنے ہوئے ہیں، مگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا فرق کر دیا گیا ہے۔ دوستو اب اسکرین پر نظر آنے والے اس جھنڈے کو دیکھیے، یہ دراصل کسی عرب دیش کا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جھنڈا ہے کہ جو 1916 اور 17 کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اور یہ آج بھی ایک یاد کے طور پر جارڈن دیش کے عقابہ شہر میں لہرا رہا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔